नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। लिंक को भी शेयर किया जाए, लोगों को जोड़ा जाए, इदारे को मजबूत किया जाए, यह आप लोगों की जिम्मेदारियों में से शामिल है। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक का एक मामला जो नेहा नामी लड़की का कत्ल हुआ है, वो किस कदर इस वक्त सुर्खियों में है और कांग्रेस हुकूमत के लिए बड़ी पशेमानी का ज़रिया भी बना हुआ है। जुमेरात के रोज़ कर्नाटक में जो ये मामला पेश आया वो अब सियासी लफ्ज़ी जंग में शिद्दत भी इख्तियार की गई है और चूंकि इसमें कातिल एक मुस्लिम नौजवान है, उसका इस्तेमाल करते हुए मीडिया इस वक्त पूरे भारत में माहौल मुकद्दर करने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन तस्वीर का एक रुख और भी है। हम किसी भी सूरत में हुबली के तालिबा नेहा का जो कत्ल हुआ है कॉलेज कैंपस में, उसको सही करार नहीं दिया जा सकता और कोई भी दिल रखने वाला या इंसान वो कभी कत्ल गारतगिरी की इजाज़त कैसे दे सकता है, बिलखुसूस जब वो मुसलमान हो। फयाज नामी वो नौजवान था, दोनों के दरमियान में मोहब्बत थी, दोनों कई सालों से मोहब्बत कर रहे थे, ये दावा है फयाज की माँ का भी। लेकिन लड़की ने शादी से इनकार कर दिया था, तो गुस्से में आकर के, इश्तियाल में आकर के फयाज ने दिन दहाड़े जिस कॉलेज में वो पढ़ रही थी उस पर हमला कर दिया और उसका कत्ल कर दिया। और उसके बाद से मामला कहां तक पहुंचा है आप लोग जानते हैं। इस वाक़े को मीडिया इस कदर बड़ा चढ़ा कर के पेश कर रहा है और ऐसी सूरत हाल है कि आने वाले इंतखाबात में इसको मुकम्मल तौर पर मुस्लिम दुश्मनी के तौर पर पेश करने की कोशिशें हो रही हैं। और कर्नाटक का मीडिया तो समझिए कि सुबह से शाम तक इस पर पल पल भर की खबरें देने का बहाना बनाते हुए, जबकि इस पर केस दर्ज कर लिया गया है, फयाज को गिरफ्तार किया जा चुका है, उसके साथी कौन है इसकी तहकीक हो रही है। यहाँ की हुकूमत पूरी तरह से यकीन दहानी की है कि लड़की के साथ नाइंसाफ़ी होने नहीं देंगे। ठीक है, ये जुल्म था, ये कत्ल था और इसके खिलाफ वाकई में कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और सख्त से सख्त जो है फयाज के खिलाफ इस वक्त सज़ा होनी चाहिए। इस सब का मुतालबा भी है, मुस्लिम तंजीमें भी आई। लेकिन सिर्फ एक ही मुतालबा क्यों, सिर्फ यही तस्वीर क्यों दिखाई जा रही है? ये खबर जो कल ही आई वो क्यों नहीं बताया जा रहा है? रुखसाना को जिंदा जलाकर नाजायज बच्चे को रोड पर तन्हा छोड़ दिया एक शादीशुदा हिंदू शख्स ने, जिसका नाम प्रदीप है। उस मामले को लव जिहाद से जोड़ दिया गया, तो क्या इसको भगवा लव ट्रैप से नहीं जोड़ा जा सकता? क्या मीडिया जो एक तरफा सिर्फ मुसलमानों को कटहरे में खड़ा कर रहा है, यहां पर प्रदीप जिस दरिंदगी की इंतहा किया है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कर्नाटक पुलिस ने बेंगलुरु के रहने वाले प्रदीप को मुस्लिम खातून रुखसाना के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार भी कर लिया है। उसे ताज़ीरात हिंद की दफा 302 कत्ल और 201 सबूत मिटाने के तहत गिरफ्तार भी किया है। लेकिन इस पर कोई मीडिया बोलने को तैयार नहीं कि ये इस मुस्लिम लड़की के साथ किस कदर जुल्म और ज्यादती, कि उसके साथ न सिर्फ जिस्मानी ताल्लुकात बनाता है बल्कि वो एक बच्चे की नाजायज माँ भी बन जाती है, नाजायज बच्चे की माँ। और वो शख्स जब उससे इसरार करती है लड़की के मुझसे शादी करो, तो वो उसको दरिंदगी की हदें पार करते हुए उसको जला करके मार डालता है।
एक 30 मार्च को पुलिस को 21 साल रुखसाना की जली हुई लाश मिली थी और पुलिस के मुताबिक प्रदीप ने रुखसाना को शादी का झांसा देकर उसके साथ नाजायज ताल्लुकात कायम किए। जोड़े की मुलाकात उस वक्त हुई थी जब रुखसाना मैसूर में काम कर रही थी और इस कदर नाजायज ताल्लुक इस रुखसाना ने उस मर्द के साथ, प्रदीप के साथ रख लिया कि उसके साथ बच्चा तक हो गया। बताया जा रहा है कि रुखसाना अक्सर बेंगलुरु में प्रदीप के घर जाया करती थी, शादी के लिए इसरार करती थी। प्रदीप ने पुलिस को बताया कि रुखसाना के बार बार की शादी के मुतालबे से तंग आ चुका था, इसलिए उसने उसका कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि रुखसाना को उसके नाजायज बच्चे के साथ अपने आबाई गांव कद्दूर ले गया था और फिर बेंगलुरु वापसी पर प्रदीप ने रुखसाना का कत्ल किया और टुमकुरू के करीब उसकी लाश को जला करके फेंक दिया और बच्चे को वहीं पर तड़पता हुआ छोड़ दिया। बल्कि बच्चे को वो बेंगलुरु ले आया, उससे एक ठेला बंदी में रख छोड़ दिया ताकि कोई भी उसको उठा करके ले जाए। जब उस बंडी के मालिक ने उस बच्चे को देखा तो उसने पुलिस को इतला किया। फिर उसके बाद ये मामला पूरा छानबीन आगे बढ़ी। ये भी तो दरिंदगी की हदें पार हुई। रुखसाना भी तो एक औरत ही थी, उसके साथ भी उसके भी तो वालिदैन थे, उसकी भी तो जान थी। जिस तरह रो रो करके इस वक्त मीडिया पुकार रहा है, वो रुखसाना के बारे में क्यों नहीं बोल रहा? अगर वो लव जिहाद था तो फिर ये रुखसाना का कत्ल धोखा दे करके, उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बना करके, उसको एक बच्चा देकर के उसको शादी करने पर जब इसरार किया गया तो उसको जान से न सिर्फ मार देना बल्कि दरिंदगी की इंतहा करते हुए उसको जिंदा जलाना और फिर जिंदा जलाने के बाद उसको फेंक देना, फिर उसी का लड़के को, उसी के खून को लेकर के एक गाड़ी के ठेला बंडी पर छोड़ करके चला जाना। क्या ये जुल्म सितम की, हैवानियत की, शैतानियत की इंतहा नहीं है कि इसको भी मीडिया में लाया जाए और इस सिलसिले में भी बोला जाए? सिर्फ नेहा के बारे में बोला जा रहा है, फैयाज के बारे में बोला जा रहा है, लेकिन रुखसाना और प्रदीप के बारे में नहीं बोला जा रहा है। ये यहां की मीडिया की दोगले पॉलिसी है और इसको बड़े पैमाने पर शेयर करने की भी जरूरत है। नाज़रीन गिरामी, मैं ये एक ही रियासत में पेश आए हुए थोड़े बहुत दिनों के फर्क के साथ इतने बड़े मामलात में मीडिया एक मामले में छुप रहा है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए या फिर आम इंतखाबात में फायदा पहुंचाने के लिए नेहा का कातिल को किसी भी तरह से माफ नहीं किया जा सकता, उसका हम कबूल कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर नेहा का मामला उतना ही ज्यादा संगीन है तो फिर रुखसाना का मामला उससे भी ज्यादा संगीन है। ये दुनिया को बताना पड़ेगा। अब देखें कौन सी खबरें, कुछ 2-3 उर्दू अखबारात में शायद ये रुखसाना के मामले की खबर छपी होगी और वो भी इस बात को लेकर के मुसलमानों में बेदारी पैदा करने के लिए कि किस तरह मुस्लिम लड़कियां गैरों का शिकार हो रही हैं। अपने बच्चे और बच्चियों को संभालें, जो जॉब पर जा रही हैं, कॉलेज में जा रही हैं, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने जा रही हैं, उनके जो है सुबह से शाम तक के हरकत पर नजर रखें। ये कहते हुए इबरत की निगाह से इस खबर को पेश की जा रही है। लेकिन कर्नाटक में नेहा के मामले को, फैयाज के मामले को जिस शिद्दत और जिस कराहियत और हैवानियत और जिस तरह से फैयाज को पेश करने की कोशिश हुई है और पूरे मुस्लिम कौम को कटहरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है, उसी सिलसिले में रुखसाना और प्रदीप के मामले को नहीं पेश किया जा रहा है। इस मामले में इसी तरह से इस मामले को भी पेश किया जाना है और यह हमें दुनिया को बताना है। तो नाज़रीन गिरामी, ये दोनों आप एक सिक्के की दो तस्वीर को मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की ताकि आप जो मीडिया इस वक्त शरारत कर रहा है, जो असबियत बरत रहा है, उसको आप समझ सकें। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अगली खबरों की जानिब बढ़ते हैं और वो ये है कि नागालैंड में 4 लाख वोटर्स थे, लेकिन मुत्तहिदा तौर पर वोटिंग को बॉयकॉट करने का नतीजा देखिए कि 6 अजला, 738 पोलिंग मराकिज, 9 घंटे इंतजार, 4 लाख वोटरों में से एक भी वोटर वोट डालने नहीं पहुंचा। अब ये मशरकी नागालैंड का क्या मामला है वो अपनी जगह, लेकिन मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं इस बस्ती से कि एक ही आवाज पर किस तरह पूरी की पूरी बस्ती, एक इलाका जो है वो लब्बैक कहते हुए, उस पर यस कहते हुए वोटिंग का बायकॉट करता है।
रियासत की वाहिद लोकसभा सीट के लिए जुमा को सेक्स सिक्योरिटी के दरमियान में तकरीबन 57% पोलिंग रिकॉर्ड किया गया था। दूसरे मकामात पर जुमेरात की शाम से नागा तंजीमों की तरफ से मुअय्यना हड़ताल के ऐलान के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने रियासत के 60 असेंबली हलकों में से 20 पर मुश्तमिल 6 अजला में पोलिंग कराने की तमाम कोशिशें की, लेकिन मशरिकी नागालैंड के इलाके की नुमाइंदगी करने वाले 20 अरकान असेंबली ने भी अपना हक राय दही इस्तेमाल नहीं किया। 6 अजला की 7 कबाइल की आला तंजीम ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वोट देने से परहेज काल के मुताबिक अपने हक राय दही का इजहार नहीं किया। ENPO को वजह बताओ नोटिस में नागालैंड की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और वैसन ने कबायली तंजीम की तरफ से दी गई एहतिजाज काल के लिए ताज़ीरात हिंद के तहत मुनासिब कार्रवाई करने का इशारा भी दिया है। लेकिन नाज़-ए-गिराम में आप अंदाज़ा लगाएं कि जो है 4 लाख वोटरों ने एक भी वोट नहीं दिया। ये नागालैंड के एक हिस्से की बात मैं कर रहा हूँ, मशरिकी नागालैंड की। आइए नाज़-ए-गिरामी अब बात करते हैं कि किस तरह से इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल बहुत ही संगीन हो चुकी है, और वजह उसकी ये है कि पहले इसराइल पर हमला हुआ, और कल की खबर आई कि इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर या जो ज़ख़ीरा रखा जाता है वहाँ पर हमला किया और नुकसान हुआ। अब खबर आ रही है कि बाबुल के शिमाल में कालसो फौजी अड्डे में हशद अश-शाबी के हेडक्वार्टर में बहुत बड़ा धमाका हुआ है, और ये हमला करने वाला इसराइल है। ये जो है इस वक्त इल्ज़ामात लगे, या तो अमेरिका हो सकता है या इसराइल हो सकता है, इसलिए कि इराक़ के सूबे बाबुल में जो हशद अश-शाबी हेडक्वार्टर है वो शिया मलेशिया फोर्सेस पर मुश्तमिल है। अमेरिका की जानिब से फिजाई हमला किया गया, इल्ज़ामात लग रहे हैं, इसराइल पर भी लग रहे हैं, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि इसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं है। हशद अश-शाबी बाबुल प्रेस ऑफिस फेसबुक अकाउंट पर दिए गए बयान में कहा गया है कि अमेरिका की तरफ से बाबुल में कालसो फौजी अड्डे पर दुश्मनाना फिजाई हमला किया गया। बयान में कहा गया कि हमले में कोई शख्स हलाके जख्मी नहीं हुआ, लेकिन वहां पर आग भड़कते हुए और बहुत बड़े पैमाने में धमाका होते हुए देखा गया है, और उसकी वीडियोस भी इस वक्त जो है शेयर हुई हैं सोशल मीडिया में बड़े पैमाने पर। एक बयान में यह भी दावा किया गया है कि इस वाक़े में 7 फौजी जख्मी हुए हैं, जबकि हशद अश-शाबी से वाबस्ता कताइब सैयद अश-शुहदा नामी मलेशिया के रहनुमा अबुल अला अल-अवलाई ने इस वाक़े के जिम्मेदारों पर हमला करने की धमकी दी है। तो यानी मतलब यह है नाज़-ए-गिरामी, इस वक्त एक एक करके हर मुल्क को खींचने की कोशिशें हो रही है। ईरान को हमला करने के नाम पर इराक़ पर हमले हो रहे हैं, हिज़्बुल्लाह पर हमला करने के नाम पर शाम में मासूम लोगों को निशाना बना रहा है, हिज़्बुल्लाह को निशाना बनाने के नाम पर लबनान पर जालिम दहशतगर्द इसराइल हमले कर रहा है, और वहां पर खुद पर इसराइल पर हमला होने का ईरान की जानिब से बहाना बनाकर राफा में मुसलमानों के कत्लेआम की साजिश रच रहा है। ये इस वक्त की सूरत हाल है ताज़ा तरीन नाज़-ए-गिरामी, इसलिए कि ईरान पर जो हमला हुआ या उसके कौंसलेट पर दिमश्क में, उसकी जवाबी कार्रवाई पर ईरान ने जो हमला किया उसमें एक चींटी भी नहीं मरी, जैसे कि आप जानते हैं। अलग अलग तरह के तबसरे हैं, दावे हैं, लेकिन ईरान पर इसराइल पर हमले का नतीजा जहां बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा पहुंचा है नेतन्याहू जालिम दहशतगर्द सहयूनी गुंडे को, इस जहन्नमी कुत्ते को, एक तो उसके खिलाफ जो एहतिजाजात हो रहे थे वो एहतिजाजात बंद हो गए, और उसने जो अमेरिका और बरतानिया ये कह रहा था कि राफा में अगर हमला किया गया तो किसी भी तरह का उसको साथ नहीं देंगे, तो खुद को मजलूम तस्वुर करा करके इस वक्त अमेरिका और बरतानिया की हिमायत भी हासिल कर लिया है, और राफा पर एक बार फिर मासूम फिलिस्तीनी को जो है कत्लेआम का जो है सिलसिला शुरू किया हुआ है। और ताज़ा खबर यह आ रही है कि राफा में इस वक्त हमले में 8 मजीद फिलिस्तीनी जो है शहीद हुए हैं। यह आज की खबर है। राफा के मशरिक में वाक़ अल-इस्लाम महल्ले में हमले में एक फ़िलिस्तीनी खातून अपनी जान से हाथ धो बैठी। कुछ लोग ज़ख्मी हुए, ताहम ज़ख्मियों की तादाद नहीं बताई। फिर शहर के मगरिब में तिल अल
तिल अला सुल्तान महल्ले में रिजवान खानदान से ताल्लुकने वाले घर पर बमबारी कर दिया जालिम दहशतगर्द सेहनी गुंडों ने, और 7 फिलिस्तीनियों को जाँ बहक कर दिया, शहीद कर दिया। बच्चों समेत मुतादिद अफराद के जख्मी होने की खबरें आ रही हैं। आप इस पूरी थ्योरी को समझिए कि खुद को मजलूम करार देने के लिए जिसने 35,000 से ज्यादा मुसलमानों को कत्लेआम कर दिया, जिसमें 15 से 20,000 बच्चे और खवातीन शामिल हैं, राफा में हमले करने को लेकर के बरतानिया की जानिब से, पूरी दुनिया की जानिब से धमकी दी जा रही थी कि ऐसा ना किया जाए इसराइल को। इसके लिए रास्ता हमवार करने के लिए, खुद को मजलूम बनवाने के लिए पहले ईरान के कौंसलेट पर हमला करता है और ईरान उस पर जवाबी कार्रवाई करता है। इस जवाबी कार्रवाई को दिखा करके फिर पूरी दुनिया में खुद को मजलूम तस्वुर कराने में कामयाब हो जाता है इसराइल। आप इनकी साजिशों को, आलमी प्रोपेगेंडों को समझने की जरूरत है। इस वक्त क्या सूरत हाल बनाई जा रही है मासूम गज्जा के मुसलमानों को शहीद करने के लिए, पूरी बस्ती को तबाह बर्बाद करने के लिए। फिर खबर आ जाती है इसराइल की तरफ से शाम पर, फिर कल शाम में रॉकेट हमला होता है साना में। बल्कि सना की रिपोर्ट ये सामने आती है, जो खबर रसा एजेंसी है शामी, रात के मौके पर हमला कर रहा है दिमश्क पर और शाम पर जालिम दहशतगर्द इसराइल। फिर इस दरमियान में अफसोसनाक खबरें आ जाती है कि इस्लामी जिहाद तहरीक के अस्करी विंग अल-कुद्स ब्रिगेड में तोलकरम बटालियन के कमांडर समेत 5 मुजाहिदीन जो है नूर शम्स कैंप में घर को सेहनी की तरफ निशाना बनाने के बाद शहीद हो चुके हैं। काबिज फौज ने अल-कुद्स ब्रिगेड्स में तुलकरम बटालियन के कमांडर मोहम्मद जबर अबू शुजा को नूर शम्स कैंप में मुजाहमतकारों के साथ एक मकान पर बमबारी करके शहीद करने का ऐलान किया है। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल इस वक्त मगरिबी पट्टी की है, गज्जा पट्टी की है। जालिम दहशतगर्द इसराइल, खुद अमेरिका इस वक्त जो कत्लेआम मचा रहा है, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस मिलकर के, इन पर किसी भी तरह की पाबंदियां नहीं है। ईरान ने एक छोटा सा हमला क्या कर दिया कि उस पर पाबंदियों पर पाबंदी लगा रहा है, और यहाँ पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल के लवाजमात फराहम करने वाले इदारों पर भी अमरीकी पाबंदी आयद की जा रही है। ये पाबंदियां क्या सिर्फ मुस्लिम ममालिक पर ही हैं? और ये दहशतगर्द सेहयूनी गुंडे, ये अमरीका जालिम कातिल, ये जर्मनी कातिल, ये फ्रांस कातिल पूरी दुनिया में कत्ल करते रहें, कभी इराक पर हमला करते रहें, शाम पर हमला करते रहें, हज़ारों मुसलमानों का कत्ल आम मचाते रहें, इन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं। मुस्लिम ममालिक रत्ती बराबर भी कर देते तो आलमी सतह पर पाबंदियाँ शुरू हो जाती। देखिए, अमेरिका ने पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल के लवाजिमात फराहम करने के इल्ज़ाम में चीन के 3 और बेलारूस के एक इदारे पर पाबंदी आयद कर दी है। अमरीकी महकमा खारिजा ने जुमा के रोज रिलीज में कहा, बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हत्याओं की तरसील के जराये को कंट्रोल करने से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13382 के मुताबिक आज हमने 4 इदारों पर पाबंदी के लिए उन्हें नामजद किया। और जो जालिम दहशतगर्द इसराइल मासूम फिलिस्तीनों को मार रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, उस पर क्यों नहीं पाबंदी, बल्कि अपने खुद जहरीले और मुहलिक हथियार उसको फराहम कर रहा है। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा कातिल और दहशतगर्द मुल्क अगर कोई है तो वो अमरीका है। नाज़रीन, तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन, आइए चलते चलते बात कर लेते हैं बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा हल्के की, जहां पर मंसूर अली खान लगातार इस वक्त जो है इंतखाबी मुहिम में जुड़े हुए हैं। अलग अलग जो है इलाकों से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं और जिस तरह बड़े बड़े लीडरान इस वक्त उनके साथ मिलकर के इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, और गैर मुस्लिमों समेत मुख्तलिफ तबकात और समाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की एक भीड़ जो उनके साथ नज़र आ रही, इससे साफ और वाज़ेह तौर पर पैगाम मिल रहा है कि बेंगलुरु सेंट्रल में मंसूर अली खान जो है वो जीत दर्ज करने वाले हैं।
यहाँ रियासती वजीर बराए हाउसिंग अक़लियती बहबूद और औक़ाफ़ ज़मीर अहमद खान रुकन कौंसिल पटना, साबिक़ मेयर पद्मावती और दीगर कांग्रेस रहनुमा भी कल मंसूर अली खान के साथ मौजूद रहे और मंसूर अली खान ने इस हल्के के मुख्तलिफ महलों में लोगों से मुलाकातें की और शहर की तरक्की के लिए उनके पास जो मंसूबे उन पर रोशनी डाली। उन्होंने शहर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत पर जोर दिया। तो बहैसियत रुकन पार्लिमान इस सिमत में बदकिस्मती से गुज़श्ता 15 साल के दौरान जो कुछ होना था ना होने पर जो है उन्होंने बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट पर जो है सख्त तनकीद भी की और किस तरह से उन्होंने 15 साल तक यहाँ के लोगों को उनके बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा और तरक्यात से महरूम रखा, इस बात का भी उन्होंने जो है इजहार किया। कर्नाटक में गुज़श्ता असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस ने अवाम को बेहतर ज़िंदगी के हालात देने का जो वादा किया और 5 गारंटियाँ स्कीमों का जो वादा किया, हुकूमत संभालने की सिर्फ 6 महीनों में तमाम वादों को सिद्धारामैया और डी के शिवकुमार की जानिब से पूरा कर दिए जाने की बात भी उन्होंने यहाँ पर दोहराई और अलग अलग तर्ज से जो है उन्होंने यहाँ पर बातें की। और आपको मालूम होना चाहिए कि कल नमाज जुमा दारुल उलूम सबील रशाद में उन्होंने अदा की थी और बाद नमाज जुमा मेरे शरीयत हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद ख़ान रशादी साहब से भी मुलाकात की और इस मौके पर उन्होंने जो है गुफ्तगू भी की नामा निगारों से। आप इसको भी सुने और मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये कार्यकर्ताओं को एक ही मैसेज है, मैक्सिमम पोलिंग होना चाहिए क्योंकि सब हम इंश्योर करना है कि मैक्सिमम पोलिंग हो, क्योंकि ये बार पोलिंग पे बहुत डिपेंड होता है रिज़ल्ट। जितनी ज़्यादा पोलिंग होती है और हम स्पेशली अगर लोग बाहर निकल के वोट करें तो इंशाअल्लाह मेरा मानना ये है कि ये बार कांग्रेस ज़रूर जीतेगी बेंगलोर सेंट्रल। आज अमीर शरीयत से मुलाकात हुई, किन मसाइल पर गुफ्तगू हुई, क्या ग्राउंड बातें सामने आई? मैं अमीर शरीयत साहब से सिर्फ दुआ मिलने आया और दुआ करने के लिए गुजारिश की, सिर्फ उतना ही। 1 महीना पहले और आज के हिसाब को क्या डेवलपमेंट देख रहे हैं आप कांग्रेस से मुताल्लिक़? या कांग्रेस का क्या, अब जब इलेक्शन को जा रहे हैं पता चल रहा है कि ज़मीनी तौर पे हमारे जो 5 गारंटीज़ हैं वो बहुत काम कर गए हैं, क्योंकि कहीं पर भी जाओ लोग गारंटीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं और जो फ़ायदा हो रहा है क्योंकि वो प्रैक्टिकल रियलिटी है। 2000 रुपये आ रहे हैं, फिर फ्री करंट मिल रहा है, 5 kg चावल मिल रहा है, फिर बस फ्री ट्रैवल मिल रहा है। सो ये तो सब बोल रहे हैं कि और कोई भी स्टेट इंडिया में ये फैसिलिटी नहीं देखे आम आदमी के लिए। स्टेट फैसिलिटीज़ से हटकर सेंट्रल गारंटीज़ भी कुछ आए थे, क्या उसका कुछ असर हो रहा है क्या? अब बोलना शुरू किए, भरोसा है क्योंकि स्टेट में जो गारंटीज़ इम्प्लीमेंट किए वो तो रियलिटी है। अब इसका भी भरोसा है क्योंकि स्पेशली लेडीज़ के लिए जो लोअर इनकम ग्रुप के हैं 1 लाख रुपये सालाना, वो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। और जो इंश्योरेंस का 25 लाख रुपये इंश्योरेंस फैमिली के लिए, वो भी बड़ा अनाउंसमेंट है। और फार्मर्स को जो लोन वेवर का वन टाइम सेटलमेंट लोन वेवर का बोले बहुत ही ह्यूज इशू है। MSP का इशू है। फिर अर्बन मनरेगा में 400 रुपये डेली वेजेस गारंटी का भी बहुत बड़ा वादा है। तो कार्यकर्ताओं के जोश इन दिनों बहुत ज़्यादा उरूज पर है और जैसा शुरू में बताया जा रहा था कि एक नामानुस चेहरा है, गैर मानुस चेहरा है, वो कहीं ना कहीं वो गलत साबित हुआ है और हर कोई मैं मंसूर इस तरह का जो स्लोगन चल रहा है, इसमें मज़ीद क्या सुधार की उम्मीद है? जी, ये मामला ऐसा था, मैं कांग्रेस पार्टी में तो 15-20 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन ये मंसूर अली ख़ान का पर्सनल इलेक्शन नहीं, ये आप सब लोगों का इलेक्शन है। ये जो हालात मुल्क के हैं वो मद्देनज़र रखते हुए कल कोई भी कंटेस्ट करे, हम सबको मिलके वो कैंडिडेट को जिताना पड़ता था। ये और आप बोल रहे हैं सही है, आप सभी मंसूर हैं, मैं सिर्फ एक चेहरा हूं। ये सब कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन है और हम सब लोग मिलके कांग्रेस पार्टी को कामयाब करना है। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात,
अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,